बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हम अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले शिक्षा के अर्थ को और उसकी परिभाषाओं को पढ़ लिया है। उसके बाद हम शिक्षण का अर्थ समझ रहे हैं, जिसमें हमने शिक्षण के संकुचित और व्यापक अर्थ को पढ़ लिया है। शिक्षण का संकुचित व व्यापक अर्थ हमने पढ़ लिया है। संकुचित अर्थ के अंतर्गत जो भी इस क्लास में कक्षा में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है, वह शिक्षण के संकुचित अर्थ में लिया जाता है। और व्यापक और विस्तृत अर्थ में यह शिक्षण भी, जैसे शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा की विस्तृतता को व्यक्त किया है, ठीक इसी प्रकार से शिक्षण के व्यापक अर्थ में भी उसकी निरंतर सीखने की प्रक्रिया को लिया गया है, जो कि मनुष्य के जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि सीखना हमेशा चलता रहता है। इसी के आधार पर व्यापक अर्थ में शिक्षण की प्रक्रिया को यही बताया है कि वह विद्यालय में परिवार से या समाज से, राष्ट्र से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह किसी न किसी प्रकार के कार्यों को सीखता रहता है। तो वह समस्त अगर सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षण के व्यापक अर्थ में रखी जाती है। यह सब हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही अब हमें शिक्षण की जो परिभाषाएं हैं उन्हें भी पढ़ना है। शिक्षण की परिभाषाओं के अंतर्गत जैसे कई सारे शिक्षाविद हैं, कई शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने शिक्षण की परिभाषाओं से संबंधित अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो इसमें क्लार्क महोदय हैं, जिन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया को इस प्रकार की प्रक्रिया बताया है, जिसमें शिक्षण का जो प्रारूप है वह उसके परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार की जानी होती है, जिससे कि जो छात्र है, विद्यार्थी है, उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाए। यहाँ शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य ही क्या है? विद्यार्थियों को किसी न किसी प्रकार के ज्ञान से संबंधित जो सामग्री है उन्हें सिखाई जाना या उन तक संप्रेषित करना, अथवा ये कहें कि उन्हें उससे संबंधित अधिगम करवाया जाना। अधिगम से अर्थ भी क्या होता है? सीखना होता है। ये कुछ नए शब्द हैं शिक्षा से संबंधित, जो अभी तक आपके जैसे अब तक जो पढ़ाई की है उसमें नहीं आए हैं, लेकिन जो ये एजुकेशन से संबंधित शब्द हैं वो धीरे धीरे अलग आने वाले शब्दों से भी आप अवगत हो जाएंगे और जान जाएंगे। तो जैसे अब तक हम लर्निंग पढ़ते आए हैं कि हमें हमारा लेसन लर्न करना है, सीखना है, याद करना है, पढ़ना है, तो इस तरह के लिए हमें जैसे जो भी हम लर्न कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, या विद्यार्थियों को जो कुछ हम सिखा रहे हैं, यानी उन्हें अधिगम करवा रहे हैं, हम सीख रहे हैं तो हम अधिगम कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से अधिगम से अर्थ क्या है? सीखना है। तो यहाँ जो ये अधिगम शब्द है यह भी बार बार प्रयुक्त होगा, क्योंकि सीखना और सिखाना ही क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया है। तो इस तरह से अधिगम के दौरान विद्यार्थियों में जो हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन चाहते हैं वो किसके माध्यम से पूरा हो सकता है? शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से। तो इस तरह से क्लार्क महोदय ने भी बताया है, बीओ स्मिथ है, इन्होंने भी शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जो कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के पारस्परिक संबंधों के मध्य संपन्न होती है और उन्हीं के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा भी मिलता है, अधिगम प्रभावशाली हो पाता है। इसी प्रकार कई राइटर्स हैं, कई विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षण को परिभाषित किया है। हम शिक्षण की प्रत्येक परिभाषा को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्लार्क महोदय ने जो शिक्षण की परिभाषा दी है उसे लिख लेते हैं। क्लार्क महोदय के अनुसार शिक्षण की परिभाषा, सबसे पहले यहाँ हम शिक्षण की परिभाषाएं लिख लेते हैं। शिक्षण की परिभाषा, परिभाषाएं क्लार्क महोदय के
अनुसार। क्लार्क महोदय के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। जो परिवर्तन हम चाहते हैं यहाँ जैसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने से भी अर्थ क्या है, विद्यार्थियों को जो हम सिखाना चाहते हैं वह हम इस शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें सिखा सके, उनमें उसी प्रकार के का व्यावहारिक परिवर्तन हम कर सके जो हमें अपेक्षित है या जो हम करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे क्लार्क महोदय यही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वह प्रक्रिया है जिसका प्रारूप और परिचालन इसी प्रकार से किया जाता है कि हम छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं, किस तरह का व्यावहारिक परिवर्तन भी क्या है। जैसे जो अभी मैंने अधिगम शब्द लिखा था, अधिगम जिसका अर्थ सीखना या लर्न करना होता है, साथ ही साथ क्या होता है, अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन, यानी जो हम परिवर्तन चाहते हैं वह परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन या व्यावहारिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से शिक्षण की व्यवस्था की जाती है कि जिससे छात्रों में जो हम अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन चाहते हैं उन्हें कर सकें या उनकी प्राप्ति कर सकें। इस तरह से शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाता है। ये क्लार्क महोदय के विचार हैं। इसलिए की जाती है जिससे छात्रों में व्यावहारिक परिवर्तन किया जा सके या छात्रों में व्यावहारिक परिवर्तन किया जा सके या जैसे हम छात्रों को जो सिखाना चाहते हैं उन्हें सिखा सके, इस तरह की वे शिक्षण व्यवस्था की जानी होती है। बीओ स्मिथ हैं, इन्होंने भी शिक्षण की प्रक्रिया के लिए इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं या इसका स्वरूप या प्रारूप विकसित किया है कि शिक्षा या शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संपादन अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से होता है जो अधिगम को बढ़ावा देता है। बीओ स्मिथ के अनुसार
स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संपादन अंतः पारस्परिक अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम को बढ़ाना होता है। माध्यम से अधिगम को बढ़ाना होता है। इसी प्रकार से जॉन बुबेकर हैं, जिन्होंने भी शिक्षण की उन परिस्थितियों और व्यवस्था का संचालन बताया है कि जैसे इसके अंतराल जो भी बाधाएं आती हैं या जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करने के लिए भी प्रयास किया जाता है और शिक्षण में इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व शिक्षण के दौरान ही कर ली जाती है या इस तरह की बाधाओं का सामना करने के लिए पहले से ही शिक्षण की प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। तो इस दृष्टि से भी व्यक्ति किस तरह के प्रयास कर रहा है, किस तरह के प्रयासों के माध्यम से किस प्रकार के अधिगम की प्राप्ति हो रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो ये महोदय हैं जिन्होंने शिक्षण की इन परिस्थितियों की व्यवस्था और संचालन को बताया है कि जिसमें जो बाधाएं आती हैं उन्हें व्यक्ति दूर करने का प्रयास करता है और उसी के फलस्वरूप वह अधिगम भी करता है। तो शिक्षण की इस प्रक्रिया को इन्होंने इस प्रकार से निर्धारित किया है। जॉन ब्रूबेकर शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें उन परिस्थितियों की व्यवस्था व संचालन किया जाता है जिनके अंतराल में जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास विद्यार्थी करता है और इसी के फलस्वरूप जब उन्हें दूर करने के लिए वह प्रयासरत रहता है तो इस प्रयास के दौरान या इस क्रियाविधि के दौरान बालक अधिगम भी करता है और उसका अधिगम भी अधिक प्रभावी होता है। तो जॉन ब्रूबेकर ने इस प्रकार से शिक्षण को बताया है कि शिक्षण उन परिस्थितियों
उन परिस्थितियों व व्यवस्थाओं का संचालन है उन परिस्थितियों व व्यवस्थाओं का संचालन है जिनमें अंतराल तथा बाधाएं होती हैं। तथा बाधाएं होती हैं जिनमें अंतराल तथा बाधाएं होती हैं और जिन्हें व्यक्ति दूर करने के प्रयासों के फलस्वरूप दूर करने के प्रयासों के फलस्वरूप अधिगम करता है। एमिडन महोदय हैं जिन्होंने भी शिक्षण की प्रक्रिया को एक अंतः पारस्परिक संबंध की भांति बताया है और इस अंतः पारस्परिक संबंध के माध्यम से ही मुख्य रूप से कक्षा कक्ष में होने वाली वार्ताएं शिक्षक और छात्रों के जो बीच होती हैं और उन्हीं से जो क्रियाएं संपादित होती हैं बालक अधिगम करते हैं। इसी प्रकार से शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंतः क्रिया है, जो पारस्परिक संबंध है, वो दृढ़ होते हैं और उन्हीं के दौरान, उन्हीं अंतः क्रियाओं के दौरान शिक्षार्थी अधिगम करता है। तो एमिडन महोदय ने भी एमिडन महोदय के अनुसार शिक्षण वह अंतः पारस्परिक संबंध है। शिक्षण वह अंतः पारस्परिक संबंध है शिक्षण वह अंतः पारस्परिक संबंध है जिसमें मुख्य रूप से कक्षा कक्ष वार्ताएं कक्षा कक्ष वार्ताएं जिसमें मुख्य रूप से कक्षा कक्ष वार्ताएं शिक्षक एवं छात्रों के बीच होती है।
शिक्षक एवं छात्रों के बीच होती है, जो सुनिश्चित क्रियाओं के मध्य संपादित होती हैं। जो सुनिश्चित क्रियाओं के मध्य संपादित होती हैं। इसी प्रकार शिक्षण के लिए योकोम और सिम्पसन महोदय हैं, जिन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया से तात्पर्य किया है कि जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों के जीवन में जो सामंजस्य स्थापित करते हैं, वही क्या है, एक तरह से शिक्षण की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में सामंजस्य करना सीखते हैं, तो वह सीखने की प्रक्रिया भी शिक्षण के अंतर्गत आती है, योकोम और सिम्पसन के अनुसार। योकोम व सिम्पसन के अनुसार योकोम और सिम्पसन के अनुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग समूह के लोग अपने जीवन में या कहें अपने अपरिपक्व सदस्यों को अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना स्थापित करना बताते हैं। H.C. मॉरिसन है, इन्होंने भी शिक्षण की प्रक्रिया को परिभाषित करके बताया है। शिक्षण एक अधिगम परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है, जिसका प्रारूप जो अपरिपक्व व्यक्ति है उसे शिक्षित करने के लिए बनाया जाता है, H.C. मॉरिसन के अनुसार।
H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संबंध है, के मध्य घनिष्ठ संबंध है, जिसका प्रारूप कम परिपक्व व्यक्तित्व या कहें कि जैसे जो पिछड़े व्यक्ति हैं या कहें पिछड़े बालक हैं या अशिक्षित विद्यार्थी हैं, अपरिपक्व व्यक्ति हैं, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए इस तरह का प्रारूप तैयार किया जाता है। वही क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया है, जिसका प्रारूप कम परिपक्व व्यक्तित्व को, या यहाँ व्यक्तित्व की जगह हम व्यक्ति ही लिख लेंगे, कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए बनाया जाता है। ये इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, क्योंकि किसी के जब हम विचार लिखते हैं तो हमें उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर बताना चाहिए। तो शिक्षण से संबंधित योकोम और सिम्पसन और H.C. मॉरिसन, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसके माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें यही बताया गया है कि शिक्षण के द्वारा किस प्रकार से विद्यार्थियों को जो चीजें या जो प्रक्रिया या जो कार्य हैं हमें सिखाने हैं, उसके लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है, जैसे कि H.C. मॉरिसन ने बताया है, वही क्या है? एक शिक्षण कार्य है। सिखाने के लिए जो भी अभिगम हमें उन्हें करवाना है, उसके लिए एक प्रारूप या व्यवस्था तैयार की जाती है। इससे पहले वाले जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने भी इसी तरह के विचार शिक्षण से संबंधित रखे हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षण की प्रक्रिया है, वह सिखाने से संबंधित और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, सिखाने के लिए इस प्रारूप को तैयार किया जाता है। शिक्षण एक ऐसी क्रिया प्रणाली है जिसका व्यवस्था या परिचालन विषय वस्तु के संदर्भ में अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए तैयार किया जाता है।